हेलो क्लास 10th। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इस टॉपिक में आपको वो कंसेप्ट देने वाला हूँ जो कि आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर इसका आपका बेसिक नॉलेज अच्छा अगर तगड़ा बन गया आपका, तो चैप्टर करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक मेथड के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत डीप तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। अब देखिएगा यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो नाम है इसी में इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है ना। अब देखो, आप जानते हो कि पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। जैसे पेयर कैसे चलते हैं, तो बोलोगे 2 और 3 का एक पेयर है ना। 4 5 का एक पेयर, एक्स वाई का एक पेयर। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना। अब देखो कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़े, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़े, बट लीनियर इक्वेशन भी पढ़े आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े, क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़े और क्वाड्रिक इक्वेशन भी पढ़े। अब जरा ध्यान देना कि सबका फॉर्म आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। पिछले चैप्टर में भी आपने देखे होंगे, चैप्टर नंबर 2 में, कि लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें पढ़ना, तो उसका आपको फॉर्म बिल्कुल अच्छे से रट गया होगा, रूट्स रट गए हैं। इस चैप्टर में आपको कोई रूट का जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पेयर याद होने चाहिए बस आपको। किसका, तो बोलोगे लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर्स याद होने चाहिए। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक, मतलब एक सिंपल लाइन, है ना। एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाने वाला लीनियर इक्वेशन है। बट ध्यान दो यहाँ पे कि आगे बोला है इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल अभी तक आपने जितना भी पढ़े हो वो सारा का सारा इन वन वेरिएबल पढ़े हो। जैसे कि 2x + 3 = 5, 5x + 9 = 2, ऐसे इक्वेशन कुछ आपने पढ़े होंगे। जरा देखिए, आप जानते हो जैसे कुछ ऐसे इस टाइप के भी इक्वेशन आपने पढ़े होंगे, इस टाइप का इक्वेशन। तो आप जरा देखो कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो बोलोगे वेरिएबल। अब एक किसी किसी का क्वेश्चन उठेगा कि वेरिएबल क्या होता है सर, तो आओ समझो जरा वेरिएबल क्या होता है। कि जैसे जब एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होता है, तो बोलोगे जो 1 2 से स्टार्ट होते हैं ना वही कांस्टेंट है, 0 1 2 3 4 जहां तक जाते हैं वो कांस्टेंट है ना। अगर सिंगल में लिखे हुए हैं तो कांस्टेंट है। अब उसी के साथ कोई अननोन टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे एक्स वाई जेड वाला जो अल्फाबेटिकल टर्म है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, अब 2x हो गया, है ना। अब बोलोगे कि x क्या बन गया, तो बोलोगे वेरिएबल बन गया। पहले x क्या था, तो बोलोगे पहले x लिटरल था, अब मल्टीप्लाई होने के बाद वेरिएबल बन गया है। क्लियर है। अब देखना जरा, तो यही मैं जो x है ना उसी की बात कर रहा हूं कि ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है, तो x दोनों सेम वेरिएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बट आपको अब पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। चलो देखो, अब देखो जैसे मान लो कि 2x + 3y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y। तो पहले एक वेरिएबल था, अब एक नया वेरिएबल जुड़ गया, मतलब कि लीनियर इन टू वेरिएबल है। अब देखो इज इक्वल टू में मान लो मैंने 5 लिख दिया, तो अब आप बोलोगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, तो बोलोगे जिसमें जो अल्फाबेटिकल टर्म है वो एक ही अल्फाबेटिकल टर्म पूरे का पूरे इक्वेशन में हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, तो बोलोगे कोई 2 अल्फाबेट एक इक्वेशन में दिख जाए, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। तो आइए थोड़ा सा समझिएगा। अब हर चीज का मैथ्स में ना, हर चीज का एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। तो आप बोलोगे कि जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे कि होता है ax + bx, ax + b। ये किसका होता है, लीनियर इक्वेशन का। ax + b = 0 किसका फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, है ना। यहाँ पर a क्या है, तो बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है, तो बोलोगे एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर। अब ये हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का सेंस समझो, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर ax + by + c = 0। ये क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया। किसका बोलोगे जनरल फॉर्म हो गया, तो बोलोगे
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब ध्यान दो एक वर्ड, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, बोलोगे जोड़ा। तो ये तो एक ही दिख रहा है ना, अब इसके जैसा एक और जोड़ा चाहिए इसका, है ना, इसके जैसा एक और चाहिए। तो देखो मान लो कि ये क्या हो गया, इसको मान लो कि ये पहला वाला इक्वेशन है। कौन सा वाला इक्वेशन, पहला वाला। तो बोल दो कि ये a1x है, ये b1y है और ये c1 है। क्लियर है, ये a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं जा रही है। अब देखो कि a1x का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे ये जो x है वो वेरिएबल का काम कर रहा है। क्लियर, अब y जो है वेरिएबल का काम कर रहा है। तो गिनो जरा कितने वेरिएबल है, तो बोलोगे सर एक वेरिएबल और ये दो वेरिएबल। तो बन गया ना बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अब देखो कि ये हो गया पहला, अब दूसरा पेयर चाहिए ना, पेयर में दो लोग, सही है। तो पेयर में दो लोग, तो अब दूसरा इक्वेशन भी चाहिए। तो बोलोगे कि इसको मान लीजिए a2x है ना, पहला वाला a1x हो गया, दूसरा a2x हो गया, प्लस में b2y और प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। बन गया, पहला इक्वेशन बन गया और ये दूसरा इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, और पूरा मिलाकर क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा समझना जो कि आपको बहुत काम आने वाला है, जैसे पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, ये सब क्या है मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया समझाने वाला हूँ। भागने से काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। अगर आप समझोगे किसी चीज़ को तभी आपको नॉलेज मिलेगा, है ना। अगर किसी चीज़ को रुक के समझोगे तभी नॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। अब देखिए कि ax ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जरा समझना कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x का कोफिशिएंट a1 है इस वाले इक्वेशन में। अब मैं यहाँ पे मैं बोल दूं कि कांस्टेंट क्या है, x का कांस्टेंट क्या है, तो बोलोगे c2 है ये वाले इक्वेशन में। इसमें कांस्टेंट क्या है, तो बोलोगे c1 है। क्लियर है। अब जरा समझना कि इसको ना, ये जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको करने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आओ जरा देखो क्या होता है। पहला अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है क्या, बोलोगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है क्या, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में भी करने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं, तीन तरीके, और उनका नाम देख लो सबसे पहले आप। अलजेब्रिक मेथड में करने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा, आइए बात करते हैं। पहला होता है, बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर वही एक्सरसाइज मिलेंगे आपको जो आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, और जो डिडक्ट हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड क्या है। तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक एक मेथड को बिल्कुल बारीकी से खोल के रखेंगे हम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा मेथड होता है आपका क्या, तो दूसरा बोलोगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता है, तो बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर है। तो ये होता है यहाँ पे आपका अलजेब्रिक मेथड के तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलजेब्रिक मेथड। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अब आते हैं, बात करते हैं किसकी ओर, ग्राफिकल मेथड की ओर। मैं आपको पूरा एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ अभी कि कैसे कैसे हम ग्राफिकल मेथड को समझते हैं, कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है पैरेलल, क्या होता है इंटरसेक्टिंग, क्या होता है आपका कोइंसिडेंस। ये सब आपको मैं बिल्कुल अच्छे से अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड देखिएगा अब कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। सबसे पहले मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि हाउ दे लुक लाइक, मतलब ग्राफिकल मेथड किस तरह से दिखते हैं, है ना। अगर आप ग्राफिकल मेथड करो तो वो किस तरह से आपको दिखेंगे, कि आप अगर ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हो तो किस तरह से आपको दिखेंगे, वहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या दिखेगा और उसको क्या बोलते हैं, वो जरा समझिएगा यहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ। देखिएगा जरा यहाँ पे कि
हाउ दे लुक लाइक। पहला है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वाला प्रॉपर्टी लग रहा है ना। अब आप देखिए कि अगर ये इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो जरा ध्यान देना यहाँ पर कि आप जानते हो कि नंबर लाइन कैसा दिखता है। जरा ध्यान से देखना कि आखिर ये एक्स वाई बनता कैसे है, ठीक है। आखिर एक्स वाई जो रेने डिस्कार्टीज आपके हैं ना, जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम की खोज किए हैं, रेने डिस्कार्टीज है ना, जो जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम की खोज किए हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब ध्यान देना जरा यहाँ पे कि बीच में क्या होता है, आपका जीरो होता है ना, और राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव एंड होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव एंड होता है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 तक लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -5 तक लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा कि एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन, ठीक है। क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है वर्टिकल लाइन। अब जरा ध्यान देना कि अगर उन्होंने क्या सोचा, जो रेने डिस्कार्टीज थे है ना, जो रेने डिस्कार्टीज थे, उन्होंने क्या सोचे कि अगर इसी लाइन को मैं कुछ इस तरह से खड़ी करके और दोनों लाइन को आपस में से जोड़ दूं, ठीक है, दोनों लाइन को आपस में से जोड़ दूं तो आखिर क्या फॉर्म होगा। तो उन्होंने फिर सोचे, इसका नाम दिए कि यहाँ पर फॉर्म होगा एक कार्टेशियन प्लेन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसी को आप अगर 4 भाग में गिनते हो, बोलो एक क्वाड्रेंट बोलते हैं फिर उसको, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कि एंड होता है आपका एक पॉजिटिव पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव नेगेटिव का, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। चलो देखिएगा ध्यान से कि ये वाली लाइन को उठाए और ये वाली लाइन को कहाँ कर दिए, तो बोलेंगे जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, 0। तो ये भी चला गया आपका कहाँ, 5 तक, और ये भी चला गया आपका कहाँ, 5 तक, ठीक है। हमेशा ये जो लाइन है ना, उसको काउंट कहाँ से करते हैं पता है, ये जो काउंट करते हैं उसको दो पॉइंट होते हैं, एक एब्सिस का होता है और एक ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक एब्सिस का होता है, एब्सिस का होता है, और एक ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जिसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हो बेटा, ठीक है। एब्सिस का एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि एब्सिस का और ऑर्डिनेट, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर हो गया एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर हो गया वाई डैश, क्लियर। अब देखो क्वाड्रेंट बनता आखिर कैसे है, तो आप देखो कि सबसे पहले आएगा क्या, एब्सिस का, है ना। तो मुझे बताइए कि ये पहला क्वाड्रेंट है अगर, तो इसमें साइन कौन सा, साइन कन्वेंशन कैसे होगा। यहाँ पे ये देखिएगा कि एक्स एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे प्लस है सर, तो प्लस लिख दिए। वाई एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे प्लस है सर, तो प्लस लिख दिए। पहला क्वाड्रेंट क्या हो गया आपका, प्लस और प्लस का हो गया, क्लियर है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आइए, तो दूसरे क्वाड्रेंट में देखिएगा यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे माइनस है सर, तो माइनस लिख दिए। वाई एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे प्लस है सर, प्लस लिख दिए, है ना। इसको ना याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, ठीक है, कि प्लस प्लस अगर आपको भूल भी गए हो ना तो बना लोगे तुरंत, है ना, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस रहता है। तो एक्स एक्सिस में प्लस, वाई एक्सिस में प्लस, एक्स एक्सिस में माइनस, एक्स एक्सिस में प्लस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, तो बोलोगे ये माइनस है, लिख दिए माइनस। वाई एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे ये भी -1 -2 चल रहा है, ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया। मतलब x और y यहाँ पर दोनों एक्सिस माइनस में है, क्लियर है। अब देखो कि यहाँ पर x एक्सिस में क्या है, तो बोलोगे प्लस है, और यहाँ पर y में क्या है, तो बोलोगे माइनस है। लो हो गया याद, है ना। 4 क्वाड्रेंट इतनी आसानी से याद हो गए, सही है। कितने कितने टफ स्टेप से आप याद करते होगे और ये तुरंत याद हो गया। x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, बस इतना का खेल है, ठीक है। तो अब जरा समझना यहाँ पे कि ये बनेगा कहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। आपके वहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ये जो आपका 2 इक्वेशन मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा अभी क्लियर से, ठीक है। दो आपकी ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पहला जानिए कि पहला होता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल पॉइंट, और तीसरा होता है आपका क्या, जो ओवरलैपिंग वाला केस होता है। मतलब कि एक लाइन के ही ऊपर, जैसे मानिए कि यहाँ पर कोई आपने इक्वेशन सॉल्व किए तो उसका क्या आया, कुछ ग्राफ इस तरह से आया, कुछ ग्राफ इस तरह से आया, जो कि इसका एक कॉमन पॉइंट हो गया, है ना। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है ना, तो ये जो इंटरसेक्ट, मान लीजिए कि ये पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लगभग कितना गया, ये 1 है, 2 है, और ये समथिंग 2.5 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये 2 एक्स एक्सिस में क्या है, तो 2 है और 2.5 है, ये आपका एक्सिस बन गया। मतलब कि जो दोनों लाइन के लिए कॉमन पॉइंट है ना, जो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन पॉइंट है, वही कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
ठीक है, वही कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का पहला तरीका इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या है, जब दूसरी लाइन अगर आप देखो इस तरह से तो बोलोगे ये पैरेलल है ना, दो लाइन बिल्कुल आपस में दिख रही है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे जाएगा, तो बोलोगे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से जाएगा, पैरेलल। सही है, दोनों पैरेलल जाएंगे, क्लियर, या फिर दोनों इस तरह से पैरेलल जाएंगे, सही, मतलब कहीं भी जाएंगे लेकिन पैरेलल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो तीसरा क्या है, ये ओवरलैपिंग वाला केस है बेटा, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस, या फिर बोलो आप कंसिस्टेंट, ठीक है, इसको कोइंसिडेंट बोलो या फिर कंसिस्टेंट बोलो, कोइंसाइड बोलो, बात एक ही है। ये क्या है आपका पैरेलल वाला केस, मतलब कोइंसिडेंट वाला केस, सॉरी पैरेलल नहीं, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, कोइंसिडेंस वाला केस। इसमें क्या होता है कि आपका जो इक्वेशन सॉल्व किया ना आपने, वो एक ही लाइन पे दोबारा ओवरलैप कर जाता है, एक ही लाइन पे आपका दोबारा ओवरलैप कर जाता है, यहां पर भी और यहां पर भी दोबारा ओवरलैप कर जाता है, क्लियर है, देखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा हो गया पैरेलल और तीसरा हो गया कोइंसिडेंस। अब आते हैं कि इसको आखिर लिखते कैसे हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो एक पैरेलल फॉलो कर रहा है, कोइंसिडेंस फॉलो कर रहा है, इंटरसेक्टिंग फॉलो कर रहा है, हम कैसे उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो आओ जरा उसको बताते हैं अच्छे से, ठीक है। आइए जरा अगले टॉपिक में, ग्राफिकल मेथड जो है हम उसको आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल लाइंस के फॉर्म में है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में है, या फिर कोइंसिडेंस के फॉर्म में है। आइए जरा देखिएगा इसको। आप जानते हो कि दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो जनरल फॉर्म होते हैं वो दो तरह के हैं, कौन कौन से, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहला जनरल फॉर्म हो गया आपका। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना कि आखिर हम किसी भी इक्वेशन को कैसे पता लगाते हैं कि वो यूनिक कॉमन सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस में जा रहा है, इंटरसेक्टिंग में जा रहा है, कैसे पता लगाते हैं, तो जरा देखना। हम सबसे पहले इन सब का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट उठाते हैं, देखिएगा यहाँ से a1/a2, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ से, इसका जो कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास गिवन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है पहला, और दूसरा गिवन है 2x प्लस 3y प्लस में 3 गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जरा समझना है इसको ध्यान से कि अगर a1/a2 करूं, a1/a2 का सेंस क्या है कि x का कोफिशिएंट और y का और फिर से एक x का कोफिशिएंट, मतलब पहले वाले x का कोफिशिएंट और दूसरे वाले x का कोफिशिएंट। तो यहाँ से पहला वाला इक्वेशन का कोफिशिएंट x का और दूसरा वाला x का कोफिशिएंट, तो अगर मैं इसका कोफिशिएंट देखूँ तो 1 है और इसका 2 है, तो अगर मैंने 1/2 कर दिया, ठीक है, मतलब a1/a2 कर दिया, और अगर वो b1/b2 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, अगर वो b1/b2 के बराबर नहीं आता है, तो आप बोलोगे कि उसके पास यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है ना, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर कंसिस्टेंट है, या फिर आप बोलो कि वो इंटरसेक्टिंग है, क्लियर है, या फिर आप बोलो कि वो एक इंटरसेक्टिंग है, क्लियर है। जरा ध्यान से देखना आप कि इंटरसेक्टिंग का मतलब देखो जरा यहाँ से, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि आपका ये क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया है ना, यहाँ पे 0 हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो अगर x एक्सिस y एक्सिस पर कुछ ऐसा डायग्राम बन जाए, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए आपका, तो आप क्या बोलोगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है यही है यूनिक कॉमन सॉल्यूशन का पॉइंट, है ना, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन का पॉइंट, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे कि ये एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट है, क्लियर है, इतना इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, मतलब कि अगर पहला वाला का जो कोफिशिएंट है और दूसरे वाले कोफिशिएंट के बराबर रहे, लेकिन तीसरे वाले के कोफिशिएंट के बराबर न रहे, मतलब ये दोनों बराबर रहे और ये बराबर न रहे, तो आप क्या बोलोगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब वो बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगी, कुछ ऐसे, जैसे आपका ये ग्राफ हो गया, तो आपका जो लाइन जाएगा या तो ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलल जाएगा, या फिर ऐसे पैरेलल जाएगा, है ना, कैसे भी पैरेलल जा सकता है, वो आपके इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या बोलोगे, वो पैरेलल लाइन से और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन कहाँ से आप बता सकते हो, सही है, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करे तो सॉल्यूशन कहाँ से बताओगे। अब देखो कि तीसरा है जो है, ये 3 मात्र याद करना है आपको, बस 3 याद कर लो तो बहुत बढ़िया होगा। अब देखो
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। ये अगर तीनों आपस में बराबर रहे तो क्या बोलोगे आप कि ये डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट या फिर कोइंसिडेंस है। मैंने आपको बताया था अभी कि इसका मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ है तो आपका एक ही लाइन रिप्रेजेंट होगा, है ना, एक ही लाइन रिप्रेजेंट होगा और उसके ऊपर जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है आपका, दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसका भी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस और या फिर डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। क्लियर है इतना? ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये बहुत मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको पूरा का पूरा, जैसे 3.1 जो आपका एक्सरसाइज है वो तो डिलीट हो चुका है, अब 3.2 जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिएगा जरा कि इसमें जो है आपका कि अगर इतना आपने कवर कर लिए हो, आज का जो लेक्चर है उतना कवर कर लिए हो, तो मेरी गारंटी है कि आपको अब पहले के मुकाबले में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा और अब जब आप क्वेश्चन उठाओगे तो आपको बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।